हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं और साथ ही साथ कितनी अनुसूचियों के साथ महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेदों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेनली मेरा फोकस इस वीडियो में होगा कि जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं संविधान के अंतर्गत उनके बारे में मैं आपको बता पाऊँ। तो हमारा संविधान जो भारत का संविधान है जिसके अंतर्गत वर्तमान में 395 अनुच्छेद 395 जो है आर्टिकल्स हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान हमारा बना था उस दौरान 395 अनुच्छेद तो थे, पर उस दौरान हमारी अनुसूचियां 8 थीं, भाग भी 22 थे। हालांकि भाग को अगर हम सब पार्ट्स में देखें, जैसे कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनके सब पार्ट्स भी बने हुए हैं, जैसे पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखें तो उसके कुछ अलग पार्ट्स हैं। एक्चुअली इट डील्स विद द पंचायती राज सिस्टम, पार्ट 9। तो पार्ट 9A भी है, पार्ट 9B भी है। ऐसे ही देखेंगे पार्ट 14A, है ना। तो अगर आप ऐसे देखें तो टोटल 25 भाग हैं भारतीय संविधान के। वैसे 22 भाग हम मानते हैं कि संविधान के 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद। अनुच्छेदों की संख्या अगर नंबर के तौर पर देखें तो 400 साढ़े 400 के आसपास में हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, हालांकि सारे ही अनुच्छेदों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, किसी को नकारा नहीं जा सकता है, पर उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं उनके विषय में हम डिस्कस करेंगे, खासकर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला भाग है भाग 1, पार्ट 1 का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है भारत के बारे में, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही नए राज्यों को प्रवेश किया जाता है या उन्हें स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन। जैसे आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे इसके बारे में कि जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश से अलग करके की गई, उसी प्रकार झारखंड राज्य की स्थापना देखें तो वो बिहार को अलग करके, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड की स्थापना। तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही हुआ। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। एक्चुअली अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो भाग 2 के अंतर्गत आता है, जो कि नागरिकता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 पे आते हैं जो कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट 12 से लेकर के 35 तक है। 12 परिभाषा करता है और 13 बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसी के द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, ये मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, ये प्रतिबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल फॉर द पब्लिक मैटर्स, है ना। इसी के अंतर्गत जो आरक्षित वर्ग है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज A and B which provides that there will be some reservation for the reserved category, है ना। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता के अंत के बारे में। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होना चाहिए। उपाधि जैसे कि महाराजाधिराज, है ना, महाराजाधिराज, महाराज ये, महाराज वो, तो ऐसे शब्दों का अंत होना चाहिए, अनुच्छेद 18 में कहता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, अपनी बातों को रखने का आपको स्वतंत्रता है, अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखना, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 के तहत है। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराध एवं अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है।
अनुच्छेद 21 हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और ये दो अधिकार हैं, दो मूल अधिकार हैं जो इमरजेंसी लगने के बाद भी रिपील नहीं होते हैं, है ना। अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये आपातकाल की स्थिति में भी ये अधिकार इंसान के पास, मनुष्य के पास हमेशा रहते हैं, ठीक है। बाकी सारे मूल अधिकार जो होते हैं वो तत्काल प्रभाव से ख़त्म हो जाते हैं, पर ये दो अधिकार जो हैं ये इंसान के बेसिक राइट्स हैं जो रहते ही हैं। अनुच्छेद 21 तो मैंने बता दिया। अनुच्छेद 21 का क्लॉज ए है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान करता है, बात करता है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ये, है ना। अनुच्छेद 22 जो है डबल जियोपार्डी है। इसमें कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध एवं संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, फोर्स्ड लेबर की बात करता है कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। अगर कोई मजदूरी करता भी है तो ऐसे कंडीशन में उसको कुछ अदायगी देनी पड़ेगी, उसका कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। इट इज़ द बेसिक राइट, एक्चुअली इट इज़ द वेरी बेसिक राइट ऑफ दैट पर्सन हु इज़ डूइंग द लेबर, हु इज़ डूइंग द वर्क फॉर देयर ऑनर, एंड ही इन दी उसके रिस्पॉन्स में वो कुछ उसकी अदायगी दे, तो ये उसकी राइट है। अनुच्छेद 22 हो गया, अनुच्छेद 23 हो गया। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों या आदि स्थानों पर बालकों को इस नियोजन से प्रतिषेध किया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक जो हैं फैक्ट्री वगैरह में उनको नहीं वर्क किया जा सकता, या किसी भी स्थान पे उनको ऐसे श्रम में नहीं लीन किया जा सकता है, श्रम में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 24 हमने देख लिया। अनुच्छेद 25 जो है वो कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि आपको अंतःकरण से, आप जिस भी धर्म के आप अनुयायी हैं, आपको स्वतंत्रता है, आप उस धर्म की, आप अपनी धार्मिक क्रियाओं को आप अपने करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25 हो गया। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो है, जो माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, ये अपने लिए अपनी इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, अपनी हेरिटेज को ये सुरक्षित रखने के लिए उसके लिए कदम उठा सकते हैं, अपने लिए शिक्षा संस्थान बना सकते हैं। तो ये इनके कुछ बेसिक राइट्स हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 32 जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो कि जो हमारे संविधान के निर्माता श्री भीमराव अंबेडकर साहब जी कहते हैं कि यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, संविधान की आत्मा है, कि अगर किसी भी प्रकार का अधिकार दे दिया जाए, लेकिन अगर उसका निर्वचन, उसका पालन सही से नहीं होता है, तो व्यक्ति के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की मांग कर सके, है ना। तो ये संवैधानिक उपचार है का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 39 प्रत्येक नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए अनुच्छेद 39 जो है ना, ये इक्वल, मतलब जो आर्टिकल 15 की जो भावना है ना कि आप यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जो ये जेंडर वाला टर्म है ना, लिंग के आधार पे कि महिला है तो उसको सैलरी कम दी जाएगी, पुरुष है तो उसको सैलरी ज़्यादा दी जाएगी। तो इस बात को इसमें रखा गया, उसमें कहा गया कि भैया देखिए, पुरुष और महिला के मध्य आप ये अंतर नहीं कर सकते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 का कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब अगर किसी को अगर विधिक सहायता चाहिए तो आप इसको निःशुल्क विधिक सहायता दे सकते हैं। ये विधिक सहायता जो होगी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने सिटीजन्स को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। ये व्यक्ति का अधिकार है। जैसे केसेस जो होते हैं, जो न्यायपालिका के जो वाद होते हैं, उसमें दोनों ही पक्ष जो होते हैं, कोई पक्ष मजबूत हो सकता है आर्थिक रूप से, कोई पक्ष कमज़ोर हो सकता है। तो जब कोई ऐसा पक्ष ना हो, इतना कमज़ोर ना हो कि अपने न्याय को ना मांग सके, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को यह राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि यदि वह मांग करे तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। अनुच्छेद 39 क है और ये संविधान 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे ऐड किया गया था। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत की बात करता है कि यही संविधान की
गांधीवादी तत्व हैं, है ना। अनुच्छेद जो 40 है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन की बात करता है। गांधी जी पंचायतों को लेकर के बहुत एक्टिव रहते थे, तो उनकी जो ये विचारधारा है ना वो देखने को मिलती है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने काम के लिए, अपनी जीवन यापन के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो काम पाने का अधिकारी है और राज्य का यह उत्तरदायित्व तो होगा। हालांकि ये विधि मतलब न्यायपालिका में वाद के योग्य नहीं है, परंतु ये राज्य के समक्ष एक उत्तरदायित्व, एक कल्याणकारी विचारधारा थोपी जाती है कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह अपनी जनता का, अपने राज्य के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों को काम प्रोवाइड करें, रोजगार प्रोवाइड करे, है ना, बेरोजगारी मुक्त करे, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराए। ये राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है। अनुच्छेद 44 जो होता है वो कहता है कि समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। हालांकि वर्तमान सरकार काफ़ी प्रयास तो कर रही है इसके लिए, लेकिन ये आज तक हमारे यहाँ स्थापित नहीं हो पा। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन अपने बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। जैसे मुसलमान कम्युनिटी, जो इस्लामिक कम्युनिटी है, उनके लिए मुस्लिम लॉ है ना, मुस्लिम लॉ है। हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ है। तो आप लॉ में ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं, मोहम्मडन लॉ, और हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है, हिंदू लॉ है, उसमें पढ़ा जाता है। तो विवाह की प्रोसेस हो गई, ये हिंदुओं के लिए अलग है। तलाक की प्रक्रियाएं अलग हैं, मुसलमानों के लिए अपनी अलग है। मुसलमान अपने विवाह को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में करते हैं। अब उनमें तलाक के अलग अलग तरीके हैं। तलाक बिद्दत, तलाक सुन्नत है, तलाक अर्शन, तलाक हसन, ऐसे कई प्रकार के उनके मतलब प्रोसेस हैं। तो वो अपने पर्सनल लॉ से कंडक्ट करते हैं। ये सिविल लॉ जो है ना, दोनों ही कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग है। हिंदू कोड बिल अलग है, हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ है, मुसलमानों के लिए मुसलमान लॉ, ठीक है, मुस्लिम लॉ। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। हालांकि स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन सरकार बहुत तेज़ी से इस पे आगे काम कर रही है कि एक राष्ट्र एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बाल्यावस्था का देखभाल और उन्हें शिक्षा के लिए प्रावधान, ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत होता है। तो आपने देखा कि हमने कई जगहों पे बच्चों के लिए पढ़ा। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखेंगे तो लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11th नंबर की जो है, हमने उसमें देखा अनुच्छेद 21 में देखा, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए, वो भी एजुकेशन की बात करता है, चाइल्ड एजुकेशन की। तो देख सकते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बच्चों की शिक्षा को लेकर के तो बहुत ही अच्छे प्रावधान करता है। हालांकि मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या ही कहना है, फिर सब जान ही रहे हैं आप। अनुच्छेद 48 क्लॉज ए, अनुच्छेद 48 का क जो है वो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इन्वायरमेंटल अप्रोच कितना अच्छा दिखाया गया है हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत, कि राज्य का ये उत्तरदायित्व तो होगा कि न केवल वो इंसानों के कल्याण की बात करे, परंतु जैव विविधता, वन्य जीव एवं और भी चीज़ों पर भी वह अपना ध्यान लगाए, उनके कल्याण के विषय में भी सोचे। अनुच्छेद 48 का, रिमेंबर दैट। अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव विद द लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे शांति स्थापित हो और सुरक्षा की भावना पुष्ट हो। तो अनुच्छेद 51 है। अब यहाँ तक हमारा जो है ना राज्य के नीति निदेशक तत्व चलता है, और ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आर्टिकल 36 से 51 तक, है ना। जबकि 51A जो है ना, यहाँ से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ चालू होती हैं, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया है यूएसएसआर से, उनमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उनमें से
अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है। इन्हें मूल कर्तव्य कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पार्ट 5 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, कैसी होगी पद्धति, किस तरीके से उनका निर्वाचन होगा, तो उसके पद्धति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 57 में कहता है कि पुनर्विचार की पात्रता, मतलब पुनर्विचार की पात्रता क्या क्या है उसके विषय में बताता है। ठीक है। अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं के बारे में बताता है कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। लाइक वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई ऐसी अपकृत्य कोई कानूनी ब्रीच के संदर्भ में, कंटेम्प्ट ऑफ एनी लॉ के संदर्भ में कोई ऐसा केस ना हो जिसमें 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा का प्रावधान हो, ऐसा कुछ ना हो उसके खिलाफ। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज पॉइंट्स है, वो देखना पड़ेगा आपको। राष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 60 में, और वहीं अनुच्छेद 61 में उनके इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या होगी वो बताया गया है, उनको निकालने की प्रक्रिया। 60 में चयन की पद्धति हो, चयन इन द सेंस कि उनके शपथ का प्रतिज्ञान हो गया कि राष्ट्रपति जो होता है वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है शायद। और राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट का प्रोसेस आर्टिकल 61 में दिखाया गया है, लिखा गया है। आर्टिकल 66 कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। Article 63 talks about there shall be a vice president of India who is the presiding officer of the Rajya Sabha, and Article 66 talks about what is the process of the election of the vice president, है ना। आर्टिकल 70 कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, है ना। अनुच्छेद 70 के तहत बताया गया है कि अगर कुछ ऐसी आकस्मिकताएं आ जाएं जब राष्ट्रपति एब्सेंट हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो या किसी भी तरीके से वो पद खाली हो, वैकेंट हो, तो ऐसी स्थिति में उनके पद का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस विषय में बताया गया है अनुच्छेद 70 के अंतर्गत। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पार्डन पावर, क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है, जो कि 4 तरीके की हैं। कई तरीके, जैसे कि उसकी टर्मिनेट कर देना, कम कर देना, लिमिट कर देना, ऐसे कई के 4 तरीके की हैं लगभग। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है ये। ठीक है। अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति जो है वो अपने स्वयं संज्ञान से काम न करके वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आधार पे अपने डिसीजंस लेगा। उसको डिसीजंस के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद जो होगी, लोकसभा के कुछ 15% के आसपास सदस्य होते हैं 91वां संविधान संशोधन के तहत। मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। हालांकि पहले ऐसा प्रावधान था कि राष्ट्रपति उसे वापस कर सकता है, मतलब इनके द्वारा दिए गए सलाह को वापस भी कर सकता है, मना कर सकता है, लेकिन ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर मंत्रिपरिषद किसी प्रकार के प्रस्ताव को भेजता है तो एक बार भले ही वापसी कर सकता है, लेकिन दूसरी बार अगर वही प्रस्ताव भेजा जाए उनके पास, तो राष्ट्रपति जो है बाउंड है, उसको उस चीज़ पे अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। अनुच्छेद 75(1) क्लॉज 1, आर्टिकल 75 क्लॉज 1, इट सेज दैट प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड the council of minister on the aid and advice of the prime minister, राष्ट्रपति will appointed them। मतलब राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो जीत करके आएगी उसका प्रतिनिधि जो होगा, या फिर प्री पोल अलायंस कोई होगा, या कोई सबसे बड़ी पार्टी जो जीती है उसका प्रतिनिधि जो होगा वो राष्ट्रपति उसको बुलाएगा प्रधानमंत्री पद के लिए, और उसके प्रधानमंत्री जो बनेगा उसके सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ठीक है।
ये हो गया। अब आर्टिकल 76 जो है, देयर शैल बी अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत का पहला सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88 दोनों ही एसोसिएट करके पढ़ना पड़ता है। आर्टिकल 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, और आर्टिकल 88 कहता है कि महान्यायवादी होगा और उसको सभी सभाओं में शामिल होकर के उनकी क्रियाओं को देखने का, उनमें बहस करने का उसको शक्ति है, परंतु वोटिंग का अधिकार उसको नहीं है, वोटिंग नहीं दे सकता है ना। तो आर्टिकल 76 हो गया। 79 कहता है संसद के गठन का प्रावधान करता है, कि आर्टिकल 79 जो है संसद के गठन का प्रावधान करता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो संसद, एक पार्लियामेंट होगी, संसद होगी, जो 3 लोगों से मिलकर बनी होगी, 3 लोगों यानी 3 संस्थाओं से मिलकर बनी होगी। उसमें राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी एवं राज्यसभा होगी। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में इस समय 245 सदस्य हैं। तो इन लोगों से मिलकर के हमारी संसद बनेगी। उसके बाद अनुच्छेद 80 आता है, और उसके बाद अनुच्छेद 81 आता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 79 बात करता है संसद के बारे में, और उसके बाद 80 और 81 आता है। 80 में हमारी उच्च सदन राज्यसभा का जिक्र है, जबकि 81 में हमारी लोकसभा का वर्णन है, जो कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 की बात करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होगी, वो कभी परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होगी, जबकि लोकसभा एक डिसॉल्व्ड हाउस है, डिसॉल्व होने वाली है एवरी 5 ईयर्स पे, वो तो डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद नई शासन पद्धति, नई सरकार शासन में आती है। तो 84 की बात करते हैं। आर्टिकल 84 की बात करते हैं, संसद के सदस्यों की अर्हता के बारे में बात करते हैं। देयर शैल बी सम एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के कुछ सदस्य जो होंगे, सदस्यों के अर्हता एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है आर्टिकल 84। आर्टिकल 85 कहता है कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, एडजर्नमेंट, सेशन के एडजर्नमेंट और सत्रावसान और विघटन, इनके विषय में बताता है। अनुच्छेद 100 क्लॉज 1 लोकसभा अध्यक्ष को अपने निर्णायक मत देने का अधिकार। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती हैं सभा में, कि लोकसभा में, कि मत जो होते हैं समान हो जाते हैं, मतलब किसी बिल के पक्ष में और विपक्ष में दोनों के ही, जैसे 100 सदस्य उस समय तत्कालीन स्थिति में अगर 100 सदस्य विद्यमान हैं किसी पर्टिकुलर विषय पर, अगर मत कराया गया तो 50 लोग फेवर में, 50 लोग उसके अगेंस्ट में वोट कर दिए। तो ऐसे स्थिति में निर्णायक वोट डालने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज आर्टिकल 108। तो जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आर्टिकल 108 टॉक्स अबाउट देयर शुड बी सम जॉइंट सिटिंग ऑन द मैटर्स व्हेन सम लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज नॉट continuing properly. In that case, the president call for the joint sitting, and that joint sitting will be headed by the speaker of the Lok Sabha, ठीक है। तो अगर किसी विधि के संबंध में, अगर कोई कानून बनाने के संबंध में अगर मतभेद होता है, ऐसी स्थिति में कानून नहीं बन पा रहा है जबकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो ऐसी स्थिति में जॉइंट सिटिंग हो सकती है। और जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 108 टॉक्स अबाउट द जॉइंट सिटिंग, ठीक है। अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताता है, जबकि अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। मनी बिल की बात करता है कि मनी बिल क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 109 और 110 में बताया गया है। अनुच्छेद 111 जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। जैसे किसी भी कानून को बनाने का कोई भी कानून तब तक नहीं संभव होता है जब तक कि राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अपना एसेंट न दे दिया जाए। पार्लियामेंट के दोनों ही सदन अगर किसी कानून को बनाते हैं तो दोनों ही सभा के पास करने के पश्चात, वहाँ से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। सॉरी, ठीक है। अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमारे संविधान में कहीं पर भी ना बजट का प्रावधान नहीं है, मतलब बजट शब्द कहीं नहीं लिखा गया है। जबकि
बजट का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 112 के ही तहत है। मैं गलती से बजट का प्रावधान आपको बोल दिया। बजट शब्द कहीं पर नहीं गिवन है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण नाम के इस शब्द का प्रचलन है, अनुच्छेद 112 में है, और यही बताता है कि बजट क्या होगा, किस तरीके से कितने बिलों के पास होने के बाद बजट जो है पास माना जाएगा। तो अनुच्छेद 112 जो है ये डिस्क्राइब करता है बजट के बारे में। ठीक है। अब अनुच्छेद 117 ये कहता है फाइनेंस बिल की बात करता है। देखो जो मनी मैटर्स है ना, जो जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, दो तरीके के बिल्स हैं। एक होता है फाइनेंस बिल, एक होता है मनी बिल। मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में हमने पढ़ा, जबकि आर्टिकल 107 जो है वो फाइनेंशियल बिल की बात करता है। और फाइनेंशियल बिल, और यही फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो एवरी 5 ईयर्स पे जो होती हैं वो गठित हर साल, फाइनेंस कमीशन तो हर साल गठित की जाती हैं। तो अनुच्छेद 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है, 117 हमने देख लिया। अब 122 जो है ये कहता है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। न्यायालय जो है कभी भी संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस पे कई वाद रहे हैं कि कुछ ऐसे विषय भी होते हैं डिफेंस से रिलेटेड, गुप्त चीज़ें होती हैं जिन पर जांच नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय जो होता है वो इन संसद की क्रियाओं को जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंतर्गत आते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार हैं। ये संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं ये अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 123 जो होता है ये ऑर्डिनेंस की बात करता है। देखो ऑर्डिनेंस जो है ना, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही निकाल सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस उस सिचुएशन में आती है ना जब सभा जो होती है, जब पार्लियामेंट जो होती है, स्टेट लेवल लेजिस्लेचर या फिर सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट काम अपना सभा काम नहीं कर रही है, नहीं हो रहा है, तो उस समय जो राष्ट्रपति जो होता है किसी स्पेशल बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैटर पे एक वाइट पेपर रिलीज़ करके या किसी पर्टिकुलर मैटर पर एक कानून मतलब ये कहें कि ऑर्डिनेंस एक तरह का कानून ही होता है, टेम्पररी कानून होता है, वो निकाल सकता है। तो आर्टिकल 123 जो होता है राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस पावर की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 1, 2, 3 123 है ना, तो 1 को बीच में ला दो, 2, 1, 3 अगर हो जाएगा तो वो 213 जो है वो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर हो जाएगी। ठीक है, तो 123 हमने देख लिया। 124 जो है ये डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, अब वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे लगता है मुझे सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी आर्टिकल्स बचे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।